आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में समाधान शिविर बना जल सेवा केंद्र। गंजपारा स्कूल परिसर में लगा सुशासन तिहार शिविर। एक ही पंडाल में सभी विभाग, लोगों को बड़ी राहत। तेंदुपत्ता संग्राहक बच्चों को मिला सम्मान। 197 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। राजनांदगांव में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम। शराब तस्करों के खिलाफ सख्ती जारी। पुलिस की रेड, आरोपी गिरफ्तार। अवैध कारोबार पर प्रशासन की नजर। चंद मिनटों में उजड़ गई गृहस्थी। आग ने सपनों को किया राख। हादसे में कोई जानहानि नहीं। शिविर में बिजली व्यवस्था पर विवाद। ट्रांसफार्मर कनेक्शन पर उठे सवाल। व्यवस्थाओं पर उठी जवाबदेही की मांग। राजनांदगांव के बसंतपुर इलाके में रविवार की शाम एक परिवार के लिए दर्दनाक साबित हुई। जिस घर में खुशियां और सपने बसे थे, वहां अचानक लगी भीषण आग ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ राख कर दिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और परिवार की वर्षों की जमा पूंजी जलकर खाक हो गई। इंडिया टाउन न्यूज़ हर एक जनहित के मुद्दों को आम जनताओं तक के पहुंचाने का काम करती है और आज फिर वही एक खबर आपके सामने में लेकर के आई। ये खबर नहीं, किसी एक घर का एक दर्द है जो आज इस घर को देखने के हिसाब से समझ में आ रहा है। दमकल की टीम भी पहुंची हुई है, हमारे साथ में एक माता जी मौजूद है। माता जी, ये आपका घर है? हाँ, मेरा क्या घर नाम है आपका? डेला भाई। कैसे हुआ ये घटना? ये अपने आप लगी है भैया, अपने आप हाँ, शॉर्ट सर्किट हो गया क्या? हाँ, क्या पता क्या नहीं। तो सुबह भी खाना नहीं बनाई, अभी भी खाना नहीं बनाई। कैसे पता चला आप लोग को? आगे बाहर में बरत कहते वो बुलाए ला रही तो मैं भाभी करके हूँ वहाँ ला के बाहर हूँ आगे खाना बनाऊ के बर्बाद टिलटोरे रहे हूँ बस वहाँ काट ले बबल। कितना बजे की घटना है? ये के बजे थी? सोई 7, 7:30। हाँ, 7:30 के आसपास। 7, 7:30 बजे हाँ, की घटना है। हाँ। क्या किया फिर आपने? हैं? क्या ताने अब मैं वहाँ बैठे रहे हूँ, तब बाहर की लकड़ी जली सोई, वही सोई, तब पानी धर के डोरीन का थे। मैं सुबह भी मामला बहुत गंभीर है। महिला जो है अपना पूरा आशियाना खो चुकी है और केवल माँ और बेटा बस रहते हैं, ये बस बताया जा रहा है। साथ में हमारे साथ में यहाँ की जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है पार्षद प्रतिनिधि जी, जी किस तरीके से हुई ये घटना? मैं मोहन सिन्हा, पार्षद पति। ये मैं ऑफिस में था 7:30 बजे के लगभग, तो फोन आया मेरे घर की तरफ से कि आग लग गया करके ढेला भाई सारथी के यहाँ। अब तुरंत सुनते ही मैं तुरंत आया, देखा तो सब इधर उधर भाग रहे थे। तुरंत आया, फिर यहाँ पे नल वल में जो पानी वानी लगा रहा, तुरंत बुझाने की कोशिश किया और लगभग हमारे वार्डवासी लोग लगभग कंट्रोल कर चुके थे आग को। उसके बाद फायर ब्रिगेड आया, तुरंत मैं भैया को भी लगाया, मधु भैया को तुरंत लगा के बोला कि भैया यहाँ हमारे वार्ड में आग लग गया है, तुरंत फायर ब्रिगेड भेजिए, पुलिस प्रोटेक्शन भेजिए और विद्युत मंडल को भेजिए। तुरंत भैया भी लाइन अप किए सबको और लगभग कंट्रोल हो गया था। मतलब यहाँ स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया था। हमारे वार्डवासी सब मिलके अपन बुझाया, पानी ला के टंकी उनकी से निकाल के पानी डाल के बुझाया और लगभग कंट्रोल हो गया था फायर ब्रिगेड आने से पहले। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये गर्मी के मौसम में खास तौर पर ये मामला हमेशा अधिकतर सामने में आता है, तो इसके लिए क्या प्रशासन पहले से ही व्यवस्था कुछ बनाए करके रखी थी या नहीं रखी थी? वैसे तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, वोल्टेज के कारण कम ज़्यादा उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन इस गरीब माता राम को इनको लाभ मिलना चाहिए। आज इनके पास कुछ नहीं बचा है, आप देख रहे हो। आज जैसे भी इनके पास जो भी सामान था घर का, कवेलू से लेकर आज घर में जितने भी राशन से लेकर सब चीज जल गया है। आज हमारे मोहल्ले वार्ड नंबर 42 के जितने युवा साथी और महिलाएं माता बहनाओं के उनके मदद से इस आग को काबू पा लिए। देखिए, कहीं ना कहीं ये काफ़ी गंभीर विषय है। कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरे साथ में आएंगे और अंदर की जो छोटी सी जगह है, जो छोटी सी यहाँ पर की वस्तु स्थिति है, उनको दिखाएंगे। ये किचन का जगह है
यहाँ पर खाना वगैरह पकाया जाता था। इनके प्लेट, थाली, ये सब कुछ सजे हुए हैं, लेकिन सारे कुछ जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर जो है वो पूरे का पूरा हिस्सा जो है वो जल करके खाक हो चुका है, पूरा जल करके नीचे गिर चुका है। कहीं ना कहीं इनके जो भी सामान है यहाँ पर, जो भी बर्तन वगैरह हैं और डब्बे वगैरह हैं, और साथ ही साथ इनके खाने पीने के जो भी राशन है वो सारे के सारे चीज़ें जो है वो जल करके खाक हो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि गर्मी के इस भारी मौसम में, गर्मी के इस सीज़न में लोगों को शॉर्ट सर्किट की वजह से कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। या पंखे देख पा रहे होंगे, पंखे की अब पत्तियाँ नहीं हैं, लेकिन पंखे अभी भी लटक रहे हैं। लेकिन फिर भी किस आधार पर लटक रहे हैं, वो भी ऐसे पिल्लर हैं जो खुद पिल्लर टूट चुके हैं, पूरी तरीके से जल चुके हैं। एक बार मैं आपको बाहर की स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि एक बार ना बाहर की स्थिति दिखाएंगे। यहाँ स्थानीय लोग जो है वो मदद किए हैं। ये बहुत ही सराहनीय बातें हैं कि यहाँ की जो स्थानीय स्थिति है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इतने जुझारू हैं कि जिसको लेकर के स्थानीय लोग खुद मदद किए हैं, और मदद करने के बाद आज सारे के सारे लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। स्थानीय लोगों की मदद और साथ में फायर ब्रिगेड की मदद की वजह से आज इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन फिर भी एक घर जो है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। इस विषय पर, इस मामले पर प्रशासन को गंभीर तरीके से सोचना होगा, उनको जवाब देना होगा, और इस परिवार के लिए, साथ ही साथ में ऐसे तकलीफों से जूझने वाले सारे परिवारों के लिए कोई एक अलग निर्णय लेना होगा, उनके लिए अलग एक कार्यप्रणाली बनानी होगी, ताकि इन लोगों के लिए कोई एक उचित व्यवस्था की जा सके। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शाम के समय अचानक घर से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते धुआं आग की विकराल लपटों में बदल गया। आसपास के लोगों ने बिना समय गंवाए आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की भयावहता के सामने उनके प्रयास नाकाफी साबित हुए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक घर में रखा फर्नीचर, कपड़े, जरूरी दस्तावेज और दैनिक उपयोग का लगभग पूरा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। प्रारंभिक जाँच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, लेकिन वास्तविक कारणों की जांच जारी है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ। हाँ, ये तो सामने वाले घर जले, ओकर तो पाछे मोर घर है, कोलकी है मोर घर। वहाँ से गैस सिलेंडर निकाले, मोर पति के ऊपर पूरा जिल्ली विल्ली लगे, टप टप पूरे चूहे। मोर बेटी ऊपर, मोर पति ऊपर गैस सिलेंडर लकर धकर निकाले। जब आग देखे यहाँ से था, मोरो घर तो पूरा बर्बाद हो गए। पाछू नली है, नली भी साफ सुथरा नहीं हो। के साल हो गए नली नहीं, वहुल बता दे तो साथे साथ वहुल बता तो है। नली भी है पाछू, नली के साल हो गए, नली भी साफ नहीं होती। कीचड़ से नुकसान तो पूरा हो गए, नुकसान तो पूरा न हो गए। मोरो घर तो प्लास्टिक वाले, एक रूम है, एक रूम मोरो घर है, एक रूम सामने वाले, एक रूम मोरो घर है। का घटना हो रही नहीं जानो मैं यहाँ, लेकिन मैं आओ नहीं तो रुक से आओ ना, ये धुआं बस निकलना चालू हो रही से। अगर 2 मिनट पहले अगर नहीं बता दे ना राकेश और मीनू ला, तो बता दो पूरा पानी और सीते है राकेश और मीनू है। हाँ, ये वो तरफ पीछे तरफ है, और पूरा 4, हाँ पूरा 4 या हाँ 3-4 कमरा पूरा गए से। कितना भयंकर इसे भयंकर एकदम पूरा वहाँ तक ऊपर जा दे ऊपर। हाँ बेटा, हाँ ये तो जानती हूँ। कवेलू का मकान है ढेलाबाई सारथी जी का, जो पिछले 4 दशक से जो है लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 वर्षों से वो फॉर्म डाल रहे थे, लेकिन उनका अभी तक किसी कारणों से निरस्त होते जा रहा था। मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा, जो आज संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, पूरे वार्ड वासियों ने हर घर से 4 बाल्टी निकली, 200 बाल्टियों से यहाँ पर आग बुझाने का कार्य किया गया, लेकिन अभी आप यहाँ देख चुके हैं कि उनका अनाज तक
तक नहीं बचा है। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा, सबसे पहले प्राथमिक रूप से हम तो सामुदायिक भवन में उनको रुकवा के रोज का खाना पीना करा सकते हैं, लेकिन प्रशासन ठोस कदम उठाते हुए इन्हें उचित मुआवजा दे और साथ ही साथ जो इनका सपना है आवास योजना से घर बनाने का वो मिलना चाहिए, क्योंकि केवल 2 लोग रहते हैं, ढेलाबाई सारथी जी और उनका पुत्र। तो यही प्रशासन से मांग रहेगी। अभी मैं वार्ड वासियों का सहृदय धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा करके आग बुझाने में कार्य किया, और मेरे को मालूम है कि पूरे मोहल्ले वासी उनके उचित व्यवस्था के लिए भी लगेंगे, लेकिन प्रशासन कुछ जिम्मेदारी निभाए और इन गरीब की जो है मदद करे। शहर में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी कोतवाली पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने रामनगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध रूप से शराब बेचने की तैयारी में है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम रामनगर बिजली ऑफिस के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की और आरोपी डोमेंद्र लोनहारे को पकड़ लिया। जांच के दौरान उसके पास से देशी प्लेन शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस उद्देश्य से लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में भी ऐसे कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। राजनांदगांव में चल रहे सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर अब सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आम जनता के लिए एक ही जगह सारे समाधान का जीवंत मॉडल बनता जा रहा है। इसी कड़ी में आज गंजपारा स्कूल परिसर में लगा शिविर लोगों की भीड़ और व्यवस्थाओं के चलते किसी मिनी सरकारी सेवा केंद्र जैसा नजर आया। सुबह से ही लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर शिविर में पहुंचने लगे। खास बात यह रही कि नगर निगम, कलेक्ट्रेट और अन्य विभागों के अधिकारी एक ही पंडाल में मौजूद रहे, जिससे अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी काफी हद तक खत्म हो गई। शिविर में महापौर मधुसूदन यादव ने भी पहुंचकर विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का समाधान केवल दर्ज करने तक सीमित न रहे, बल्कि समयबद्ध तरीके से वास्तविक निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाए। इसी दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित गोद भराई कार्यक्रम ने शिविर में एक अलग ही सकारात्मक माहौल बना दिया। गर्भवती महिलाओं को न सिर्फ पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें जरूरी पोषण किट भी वितरित की गई। इस पहल ने शिविर को केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़ा आयोजन बना दिया। सुशासन शिविर का काफी महत्व है, बहुत प्रासंगिक शिविर है। इसमें लोग अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ चीज़ें तो 25% चीज़ें जो है तत्कालिक निराकृत हो रही है, 25% जो है विद इन वीक 15 डेज के अंदर हो जाएगी। कुछ चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म में होगी। ऐसे सारे समस्याओं का यहाँ पर हम उसको सूचीबद्ध कर रहे हैं और सभी को किस समस्या का कैसे निराकरण होगा ये सूचना हमारे द्वारा उनको दी जाएगी, विभागों के द्वारा उनको दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस शिविर का लाभ लोग ले रहे हैं और ये शिविर काफ़ी कारगर है। मैं मुख्यमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके के शिविर के माध्यम से लोगों की बातों को सुनने का एक माध्यम बनाए हैं और इसका समाधान भी, निराकरण भी त्वरित रूप से हो रहा है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के गंजपारा स्कूल में आयोजित सुशासन तिहार के समाधान शिविर ने इस बार सेवा से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर सरकार इसे आम जनता की समस्याओं के समाधान का बड़ा मंच बता रही है, वहीं दूसरी ओर आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिविर में बड़ी संख्या में वार्डवासी पहुंचे और अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। मंच पर रंगीन लाइटिंग, साउंड सिस्टम और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई थी, जिससे कार्यक्रम का माहौल भव्य दिखाई दिया। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा विवाद बिजली आपूर्ति को लेकर उठ खड़ा हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्यक्रम में बिजली सप्लाई के लिए सीधे ट्रांसफार्मर से निकले तारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे नियमों की अनदेखी और संभावित बिजली चोरी जैसे सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यह है कि यदि यही स्थिति किसी निजी आयोजन में होती तो क्या कार्रवाई नहीं होती? आम नागरिकों पर बिजली चोरी के मामलों में सख्त कार्रवाई और जुर्माने की प्रक्रिया होती है, लेकिन सरकारी आयोजन में ऐसी व्यवस्था पर जिम्मेदारी किसकी तय होगी, यह बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल सुशासन तिहार को जहां शासन का महत्वाकांक्षी अभियान बताया जा रहा है, वहीं इस तरह के आरोप इसके क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यही है, सुशासन मंच पर ही अगर नियम टूटे तो फिर जवाबदेही किसकी?
राजनांदगांव जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब अस्पताल में प्रशासनिक कार्यों में लगे डॉक्टरों को भी ओपीडी और कैजुअल्टी में मरीजों का इलाज करना अनिवार्य होगा। यह कदम डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए उठाया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र प्रसाद ने राज्य शासन के निर्देशों के बाद जून माह के लिए आपातकालीन चिकित्सा विभाग का नया ड्यूटी रोस्टर जारी किया है। इस रोस्टर में कुल 6 डॉक्टरों की सुबह, शाम और रात की शिफ्ट में ड्यूटी तय की गई है, जो 1 से 30 जून तक प्रभावी रहेगा। निर्देशों के अनुसार कैजुअल्टी में तैनात डॉक्टरों को समय पर उपस्थित रहकर मरीजों का उपचार करना होगा। देर से आने या ड्यूटी में लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने वाले डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ड्यूटी के दौरान गंभीर मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और आवश्यकता पड़ने पर उचित चिकित्सा निर्णय लिए जाए। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान एवं छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के हाथों प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों में उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला। आपको बता दें, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में जिले के तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के कुल 197 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को 26 लाख रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति दी गई। इस दौरान अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि वनांचल क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल अवसर और प्रोत्साहन की है। कार्यक्रम में बताया गया कि ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों के छात्र छात्राएं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर वे नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिवार के बच्चों का जिन्हें स्कॉलरशिप मिलता है बेहतर नंबर लाने पे, अभी आपने देखा कि 10वीं और 12वीं के बच्चे 97-93% तक के मार्क्स लेके अपने अपने एग्जाम में पास हुए हैं। प्रयास के माध्यम से इन बच्चों का मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रवेश के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं। इन बच्चों के पालक के लिए 3 योजना चल रही है। एक उनके लिए जो बोनस की योजना है, जो बोनस उनको मिलता है, दूसरा चरण पादुका की योजना, तीसरा साड़ी की योजना, और उसके साथ ही साथ ये एक महत्वपूर्ण बच्चों की योजना है जो चल रहा है। बसंतपुर थाना क्षेत्र में लूटपाट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले सड़क हादसे का बहाना बनाया, फिर युवकों के साथ मारपीट कर चाकू की नोक पर उनके मोबाइल और रुपए लूट लिए। हालांकि पुलिस की तत्काल कार्रवाई के चलते वारदात के महज 3 घंटे के भीतर आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। जानकारी के अनुसार पमेश ठाकुर अपने दोस्तों के साथ मोहारा ऑक्सीजोन से घूमकर लौट रहा था। इसी दौरान मोहारा नदी स्थित पानी टंकी के पास एक बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मामला सुलझाने की बजाय बाइक सवार युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि राहुल राजपूत और शरद यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवकों को चाकू दिखाकर डराया और उनके 2 मोबाइल फोन छीन लिए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित से फोन पे के माध्यम से 3000 रुपए भी अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। घटना की शिकायत मिलते ही बसंतपुर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी और केवल 3 घंटे के भीतर दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी राहुल राजपूत उर्फ गुज्जर आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। जिले के थाना लालबाग क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और फावड़ा भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।
पुलिस के अनुसार कैलाश उइके ने पुरानी दुश्मनी के कारण हीरू राम कुंजाम के बेटे पर लोहे की रॉड और फावड़े से हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। घायल को तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान गवाहों के बयान, साक्ष्य और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर मामले में गंभीर धाराएं बढ़ाई गई। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में थाना लालबाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश की और 8 जून 2026 को उसे गिरफ्तार कर लिया। जिला साहू संघ के त्रिवार्षिक आम चुनाव 2026 से 29 को लेकर इस बार संगठन में खासा उत्साह और हलचल देखने को मिल रही है। अध्यक्ष सहित कुल 5 पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनावी तस्वीर साफ हो गई है और सभी पदों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक बंधुओं, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों की मौजूदगी ने माहौल को और भी गरिमामय बना दिया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू, निवर्तमान अध्यक्ष भागवत साहू सहित अनेक वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्ष पद की। इस बार अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें कमल किशोर साहू, शेखर साहू और विवेक साहू आमने सामने हैं। तीनों प्रत्याशियों के समर्थक सक्रिय हो चुके हैं, जिससे चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अब नजर डालते हैं महिला संगठन सचिव पद पर। इस पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। अनीता साहू, गीता साहू, इंद साहू और प्रमिला साहू। महिला वर्ग में इस पद को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है और मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब बात करें उपाध्यक्ष पद की। यहाँ बिस्नाय साहू, देवेंद्र कुमार साहू और जीवालाल साहू के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। वहीं उपाध्यक्ष में भी मुकाबला बहुकोणीय है, जिसमें अंजू साहू, इंदुमती साहू, जमुना देवी साहू, राजेश्वरी साहू और शैलेंद्र साहू आमने सामने हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब संगठन में चर्चा और समर्थन की गतिविधियां तेज हो गई है। प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क और समर्थन जुटाने में लग गए हैं। संघ पदाधिकारियों के अनुसार चुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला साहू संघ राजनांदगांव के चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज नामांकन का दिन था। बहुत उत्साह से समाज के संगठन को मजबूत करने के लिए सब लोग यहाँ पर मैदान में उतरे हैं और अपने अच्छे समाज को, संगठन को मजबूत करने के लिए सब अपने नामांकन फॉर्म भरे हैं अलग अलग पदों में। अच्छा चुनाव होगा, बढ़िया शालीनता और सभ्यता से समाज का, संगठन को मजबूत करेंगे। यही एक चुनाव की प्रक्रिया है। उम्मीदवारों में अति उत्साह देखा जा रहा है। उम्मीदवारों में उत्साह देखा जा रहा है और समाज के लोगों में उत्साह, नए अपना नेतृत्व चुनेंगे, यह सबसे बड़े उत्साह की बात है इसमें। देखिए, राजनांदगांव संस्कारधानी है और यहाँ पर उत्सुकता अधिक है हमारे समाज में। 8 अध्यक्ष पद के दावेदार थे, जिसमें से 3 लोगों ने नाम वापसी लिया है, तो 5 अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और 16 जो है अन्य पदों पर, जैसे उपाध्यक्ष, संगठन सचिव, महिला, पुरुष, ऐसे करके लगभग हो गया आपका 16, 5, 21 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए उत्सुकता बहुत है। राजनांदगांव बहुत हमारा संगठित समाज यहाँ पर है। यहाँ से बाकी प्रदेश भर में यहाँ के चुनाव से जो मैसेज जाएगा प्रदेश भर में, वो बड़ा अनुकूल रहेगा हमारे समाज के लिए। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए दक्षिण मंडल की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के साथ ही क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों में नई ऊर्जा और चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। नई टीम की कमान नदीब बडगुजर को सौंपी गई है, जिन्हें शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी नियुक्ति को संगठन में युवा और सक्रिय नेतृत्व को आगे लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जैसे ही नाम सामने आया, कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया और बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। नवनियुक्त अध्यक्ष नदीब बडगुजर ने जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि यह पद उनके लिए सम्मान के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में अल्पसंख्यक समाज के बीच संगठन की पहुंच बढ़ाने और सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने पर विशेष फोकस रहेगा। घोषित सूची में संगठनात्मक संतुलन को भी ध्यान में रखा गया है। शैलेंद्र सिंह और अमन सालेही को शहर महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर विष्णु जांगड़े, रणजीत सिंह डेहरिया, खुर्शीद अली, केशव नेगी और मुस्ताक खान को शामिल किया गया है। दरअसल सोशल मीडिया से लेकर संगठन संचालन तक हर मोर्चे पर नई टीम को मजबूत ढांचा देने की कोशिश दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया प्रभारी के तौर पर अवतार गौरी, मीडिया प्रभारी गुलफैज बाबा और कार्यालय प्रभारी अमन बीला को नियुक्त किया गया है। नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि आने वाले समय में यह टीम अल्पसंख्यक मोर्चे की जमीनी पकड़ को कितना मजबूत कर पाएगी।
खरीफ सीजन की रफ्तार जैसे जैसे तेज हो रही है वैसे वैसे खेतों में हलचल भी बढ़ती जा रही है। इस बीच जिले के किसानों ने के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। खाद और प्रमाणित बीज की समय पर उपलब्धता ने इस बार उनकी सबसे बड़ी चिंता खत्म कर दी है। कृषि विभाग और सेवा सहकारी समितियों की सक्रिय भूमिका से किसानों को उर्वरक और बीज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। खासकर सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमलीडी किसानों के लिए मजबूत सहारा बनकर उभरी है। समिति से जुड़े किसानों का कहना है कि इस बार हालात बिल्कुल अलग है। अमलीडी कला के किसानों ने बताया कि जरूरत के अनुसार खाद और बीज समय पर मिल जाने से बुआई की तैयारी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रही है। किसानों के मुताबिक पहले जहां खाद बीज के लिए लंबी कतारें और कई चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब स्थानीय स्तर पर ही सभी जरूरी कृषि सामग्री आसानी से उपलब्ध हो रही है। इससे न सिर्फ समय की बचत हुई है बल्कि खेती की लागत भी कम हुई है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।